अच्छा क्लास, चलो लड़कियों, चलो बच्चों, सही हमने एंजाइम वाले चैप्टर स्टार्ट किया था। एंजाइम वाले से सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था कि मेटाबॉलिज्म वाले हमारी बॉडी में रिएक्शन होते हैं, सारे रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में होते हैं। ये इसके ना हिस्टोरिकल वो है, माइलस्टोन वगैरह है कि किस साल में क्या क्या हुआ था। ये जो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर किया था वो ये था, डायस्टेज एंजाइम था। इसके बाद इसका नाम रखा गया था एंजाइम का 1878 में। ब्राइटनेस पता नहीं के बारे में कुछ चीजें, ये भी पढ़ लेना सारा। एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे, ये भी हमने कर लिए थे। एंजाइम के 11-12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 13 है बल्कि। फिर एंजाइम का स्ट्रक्चर हमने किया था, एक्टिव साइट क्या होती है, बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट, कोफैक्टर्स, टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, एंजाइम का ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये 2 मॉडल्स हमने कर लिए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी हमने कर लिया था। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, जो 4 फैक्टर्स थे ये हमने कवर कर लिए थे। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो है हमारे पास, जो हमने करना है वो है एंजाइम इनहिबिशन। कहाँ गया ये था, सही, एंजाइम इनहिबिशन करना है। अब एंजाइम इनहिबिशन हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस को जिसके जरिए एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज किया जाता है। सही, कभी कभार ऐसा होगा कि हमारी बॉडी में एंजाइम जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दे रहा है, जबकि हमारी बॉडी को इतनी नीड नहीं है, मतलब ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए, अब उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल होने दो, तब तक एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दो। तो ये प्रोसेस कहलाता है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन वो प्रोसेस है, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके जरिए डिक्रीज की जाएगी या फिर कंप्लीटली स्टॉप की जाएगी एंजाइम की एक्टिविटी को। सही, हॉल्ट मतलब स्टॉप करना होता है। तो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना, स्टॉप करना, ये कहलाता है एंजाइम इनहिबिशन। सही है, ये दरअसल ना नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो हमारे सेल के अंदर होता है, क्योंकि वही मैंने बताया ना, कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, पहले उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल होने दो, तब तक इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना है, तो उसके लिए एंजाइम इनहिबिशन करना जरूरी होगा। सही है, तो ये हमारे, और इसके अलावा इट कैन बी ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंसेस। और बाहर से हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में आते हैं ना, जो पॉइजन वगैरह आता है, जब वो होता है ना स्नेक आगे हमें वो करता है, फाइट करेगा, तो स्नेक के अंदर जो वेनम वगैरह पाया जाता है, पॉइजन पाया जाता है, वो हमारी बॉडी में जाता है, वो एंजाइम इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। वो हमारी बॉडी के एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देता है, और जब एंजाइम्स की एक्टिविटी रुकेगी, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए पॉइजन वगैरह से या फिर कोई भी एक्सटर्नल हार्मफुल जो मटेरियल होता है उससे हमारी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो जाके एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं। अच्छा, इनहिबिटर्स जरा सा, अब इनहिबिटर्स क्या है? इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करेंगे, इस डिक्रीज को कॉज करेंगे, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेंगे। सही, अब ये हमारे पास ये अलग अलग तरह से एक्ट कर सकते हैं। ये तो या तो ये बाइंड करेंगे डायरेक्टली टू द एंजाइम, एक एंजाइम होगा, एंजाइम से डायरेक्ट जाके जुड़ जाएंगे और एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देंगे, या फिर ये रिएक्टिंग विद एक्टिवेटर्स, या फिर ये एक्टिवेटर्स वगैरह के साथ रिएक्ट करेंगे, जो एंजाइम के एक्टिवेटर्स है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, वो जो और कौन सा था, क्लोराइड था, ये सारे वो होते हैं जो एंजाइम को एक्टिव करते हैं। ये जाकर उनके साथ रिएक्ट करेंगे और उसे स्टॉप कर देंगे। जब वो स्टॉप हो जाएगा, मैग्नीशियम रुक जाएगा, मैग्नीशियम जाके एंजाइम से जुड़ेगा नहीं, एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, और एंजाइम एक्टिव नहीं होगा मतलब एंजाइम काम करना छोड़ देगा। तो इनहिबिटर्स ये भी होते हैं, लेकिन हमारी बुक में ना ये सारे एंजाइम है मेन, जो एंजाइम हमारी बुक में जो एंजाइम इनहिबिटर का जिक्र है ना, वो ये वाले हैं जो डायरेक्टली एंजाइम से जाके जुड़ते हैं। अच्छा, एक मिनट, कहाँ गया? इतने सारे खोले हुए मैंने एंजाइम्स। अब एंजाइम इनहिबिशन का डिफरेंट टाइप्स हैं। कहाँ गया? ये रहा। सही, इनहिबिटर्स के बारे में याद रखना। अब एंजाइम इनहिबिशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। क्या हो गया इसको? ये रहा। सही, तो हमारा मेजर टाइप्स एंजाइम इनहिबिशन की, एक कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव, और एक कहलाता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सही, ये 3 तरह के इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिशन का प्रोसेस है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये होगा कि देखो हमारी बॉडी में एक रिएक्शन हो रहा है जो नॉर्मली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है एंजाइम। अब कभी कभार ऐसा होता है, वही हमारे पास प्रोडक्ट जाता है, हम चाहते हैं ये एंजाइम रुक जाए, तो उसके लिए हमारी बॉडी स्पेशल तरह के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे जिन्हें हम कहेंगे इनहिबिटर्स, और वो वाले इनहिबिटर्स कहलाएंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऐसे हैं, वो आएंगे
वो दिखने में सबस्ट्रेट की तरह होंगे, जिस तरह के सबस्ट्रेट नजर आता है उसी तरह के वो होंगे। तो इसलिए ये जाकर एंजाइम के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देंगे, एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ जाएंगे। अब एंजाइम के एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई है तो सबस्ट्रेट यहाँ पर जुड़ नहीं सकता, मतलब जो ईएस कॉम्प्लेक्स था ना, एंजाइम और सबसे जुड़ के ईएस कॉम्प्लेक्स बनता था, वो नहीं बनेगा। जब ईएस कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा तो ईपी कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा, प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी रुक गई है। अब इस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी रोकना यानी कंपटीशन करके, क्योंकि सबस्ट्रेट और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के दरमियान कंपटीशन हो रहा है, जो पहले जुड़ गया वो एंजाइम यानी एंजाइम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ज्यादा थे, वो आकर इनहिबिटर ज्यादा थे और सबस्ट्रेट कम थे, तो इनहिबिटर ने आकर उसे रोक दिया और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एंजाइम की एक्टिविटी को कंपटीशन करके रोक देना। अब इसे ना रिवर्स किया जा सकता है, जब सबस्ट्रेट ज्यादा होंगे उस वक्त के बाद ऐसा होगा कि प्रोडक्ट तो इस्तेमाल हो जाएंगे, और ये जो सबस्ट्रेट है ये भी बहुत सारे बॉडी में आ चुके होंगे बहुत सारे, तो अब इन सबस्ट्रेट की अमाउंट जैसे ही ज्यादा होगी उन इनहिबिटर्स के मुकाबले में, तो ये सबस्ट्रेट जाकर उस इनहिबिटर को हटाएंगे और खुद अपनी जगह ले लेंगे दोबारा से। मतलब इस वाली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को इनएक्टिव किया जा सकता है या फिर इसको रिवर्स किया जा सकता है, किसके जरिए? सबस्ट्रेट की अमाउंट को बढ़ा के। जब हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो ये खुद ब खुद ये वाला इनहिबिशन रुक जाएगा। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में होता है। तो देखो इसका मैकेनिज्म ये है कि जो इनहिबिटर का मॉलिक्यूल है वो स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर होगा, स्ट्रक्चर सिमिलर होगा किसका? नॉर्मल सबस्ट्रेट के साथ। ये कंपीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ और बाइंड कर जाएगा एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, जिसका आउटकम ये आएगा। क्या हो गया इनको? जिसका आउटकम ये आएगा, जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो जाएगी, प्रिवेंटिंग द एक्चुअल सबस्ट्रेट, और एक्चुअल सबस्ट्रेट को रोकेगी कि वो बाइंड करे, बाइंड नहीं कर पाएगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगा। और ये द इनहिबिटर इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड बाय एन एंजाइम, ये जो इनहिबिटर है ये इसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब ये चेंज वगैरह नहीं करेगा एंजाइम को, बस एंजाइम के एक्टिव साइट से जाके जुड़ जाएगा। अब इसमें रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। दिस इज टिपिकली रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल इनहिबिशन होता है क्योंकि इनहिबिटर का जो मॉलिक्यूल है ये कंपीट कर रहा है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। ये दोनों आपस में कंपीट कर रहे हैं। इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जैसे ही हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारी बॉडी में, कैन ओवरकम द इनहिबिशन, ये ओवरकम करेगी इनहिबिशन के बाय आउट नंबरिंग द इनहिबिटर, इनहिबिटर को आउट नंबर करके, मतलब उनसे अमाउंट ज्यादा करके। मॉलिक्यूल फॉर द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट से मॉलिक्यूल के ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जाके उसे हटा के खुद जुड़ जाएंगे। इसकी एग्जांपल हमारे यहाँ से एक है मेलोनेट। मेलोनेट एक एंजाइम है, सही, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिट करता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज को। ये सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज ना हम उसमें पढ़ेंगे, बायोजेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, उसे ये जो मेलोनेट है, ये मेलोनेट जाकर सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज से जाकर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी वो डिस्टर्ब हो जाती है, रुक जाता है। सही, द एंजाइम दैट नॉर्मली कन्वर्ट सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, जो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करने वाला एक एंजाइम है ना, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, इसका काम है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का काम क्या है? सक्सिनेट को किसमें कन्वर्ट करना? फ्यूमरेट में। यानी इसकी जो एक्टिव साइट है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की जो एक्टिव साइट है, उस पर कौन जुड़ेगा? सक्सिनेट आगे जुड़ना चाहिए। इसका सबस्ट्रेट कौन है? सक्सिनेट है। इसका प्रोडक्ट क्या है? फ्यूमरेट है। लेकिन सक्सिनेट आगे नहीं जुड़ पाता, क्यों? क्योंकि मेलोनेट आ जाता है और इसकी एक्टिविटी को रोक देता है। सही, तो मेलोनेट जो है एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो आगे रुकेगा। अगर हम सक्सिनेट की अमाउंट बढ़ा देते हैं, हमारी बॉडी में सक्सिनेट की अमाउंट बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा? मेलोनेट हट जाएगा, क्योंकि मेलोनेट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो हट जाएगा और सक्सिनेट जाके फिर से जुड़ जाएगा। सही है, तो इस तरह से होगा। इसके अलावा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वो है, क्या कहते हैं, पेनिसिलिन एंजाइम है जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जो हम ना एंटीबायोटिक से जो ड्रग ली जाती है। सही, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो ब्लॉक करती है एक्टिव साइट को, बैक्टीरियल एंजाइम रिस्पांसिबल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सेल वॉल। अब बैक्टीरिया देखो, जब न्यू बैक्टीरिया बनते हैं ना, 1 से 2, 2 से 4 बैक्टीरिया बनते हैं, हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया गया, वो पहले अपनी तादाद बढ़ाएगा, फिर हमें बीमार करना शुरू करेगा। जब वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है, डॉक्टर हमें पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा देंगे, वो पेनिसिलिन जाएगा बैक्टीरिया के उस एंजाइम को रोकेगा जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने वाला जो भी एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को कौन रोक रहा है? ये पेनिसिलिन रोक रहा है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाएगी, मतलब न्यू बैक्टीरिया नहीं बन पाएंगे, जब न्यू बैक्टीरिया नहीं बनेंगे मतलब बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो रुक गया है, स्टॉप हो गया, और बैक्टीरिया कम है, अब बैक्टीरिया कम है, वो बढ़ नहीं पा रहे, तो फिर हमारे व्हाइट ब्लड सेल जाके उसे आसानी से मार पाएंगे। तो इसलिए पेनिसिलिन बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, ये बैक्टीरिया को किल कर देगी जिसकी वजह से बट डज नॉट हार्म ह्यूमन सेल। लेकिन ये पेनिसिलिन हमारी बॉडी में जाके इनहिबिटर के तौर पे काम नहीं करेगी, हमारी बॉडी के इफेक्ट नहीं करेगी। एज द एंजाइम इज यूनिक टू बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो एंजाइम है, ये इनहिबिटर है, ये यूनिक है किसके लिए? बैक्टीरियल एंजाइम के लिए, बैक्टीरियल एंजाइम से जाके जुड़ता है। तो एक एग्जाम ये याद रखना। दूसरी एग्जाम में एक होते हैं हमारे पास सल्फर ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम सल्फोनामाइड्स कहते हैं, एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर टू कॉम्बैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकने के लिए भी ना एक सल्फर ड्रग्स भी ली जाती हैं, सल्फोनामाइड्स वगैरह भी ली जाती हैं, ये उसमें फेडरल की बुक में लिखा हुआ है। सही, तो ये लाइन भी याद रखना। तो 3 एग्जांपल हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। एक मेलोनेट एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की 3 एग्जांपल। एक मेलोनेट
जो किससे जाके बाइंड करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से, सही है, ताकि उसकी एक्टिविटी रुक जाए। और इसकी नॉर्मल एक्टिविटी है क्या, सक्सिनेट को किसमें कन्वर्ट करना, फ्यूमेरेट में। फिर दूसरा पेनिसिलिन, जो जाकर किस एंजाइम से बाइंड करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेल वॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हमें बीमारियों से बचाता है ये। फिर एक इसके अलावा एक है हमारे पास सल्फर ड्रग्स, यानी हम कहते हैं सल्फोनामाइड्स। ये जो सल्फोनामाइड्स हैं ये ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, ये बैक्टीरियल इंफेक्शन से हमें बचाती हैं। ये भी जाके बॉडी में बैक्टीरिया की किसी ना किसी एंजाइम से जाके जुड़ती हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देती हैं। बैक्टीरिया की एक्टिविटी रुकेगी, बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से करती हैं। तो 3 इसकी एक्टिविटी याद रखना है। दूसरा हमारे पास नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। अब नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन जो है, ये वाला इनहिबिशन इस तरह से कि नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इस तरह इस्तेमाल होंगे, ये कॉम्पिटेटिव वाले की तरह सबसेट की सेम शेप के नहीं होते, इनकी शेप डिफरेंट होती है, इसीलिए ये एंजाइम की एक्टिव साइड से जाके नहीं जुड़ सकते। ये जाके जुड़ेंगे एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड से। एंजाइम की एक्टिव साइड के साइड पर आसपास कोई एक एक्स्ट्रा जगह होती है जहां पर जाकर ये अटैच हो सकते हैं, उस जगह को हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट से जाके जुड़ेंगे, जैसे ही वहां जाके जुड़ेंगे एंजाइम को अपने कंट्रोल में लेंगे और एंजाइम के जो एक्टिव साइट में अमाइनो एसिड्स हैं उनका सीक्वेंस बिगाड़ देंगे, जिसकी वजह से एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी। जब एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई, अब नॉर्मल सबसेट यहां पर आके नहीं जुड़ पा रहा, यानी ईएस कॉम्प्लेक्स यहां भी नहीं बन पा रहा। ऊपर वाले में भी ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बना था, यहां भी ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी इस तरीके से रोकी जाएगी। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि जो इनहिबिटर है वो बाइंड करेगा एंजाइम के साथ एट अ लोकेशन अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट से दूसरी लोकेशन भी, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। सही है, एलोस्टेरिक का मतलब होता है अवे, यानी दूर, एक्टिव साइट से दूर। दिस बाइंडिंग अल्टर्स द एंजाइम 3 डायमेंशन शेप, ये एंजाइम की 3 डायमेंशन शेप को बिगाड़ देगा। आउटकम इसका ये निकलेगा, द शेप चेंजेस either prevent the substrate from binding to the active site, ये क्या करेगा, ये जो चेंज आएगा इसकी वजह से सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग है एक्टिव साइट से रुक जाएगी। सही है, इसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, यानी उसमें यह था हमने सबस्ट्रेट जैसे बढ़ाए थे, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर निकल गया था और सबस्ट्रेट आगे जुड़ गया था, यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जाकर एक्टिव साइट से जुड़ा ही नहीं है, तो आप सबस्ट्रेट बेशक हम जितने भी बढ़ा दें, इस इनहिबिशन को रोका नहीं जा सकता। तो ये हमारे पास नॉर्मली जो है ये रिवर्सिबल नहीं होगी। सही, ये वाली। अच्छा, इस नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के ना 2 सब टाइप्स हैं, वही रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल भी हैं। मतलब इसमें भी रिवर्सिबल होती हैं, लेकिन नॉर्मली ये नॉन रिवर्सिबल होती है, जो ऊपर हम देखा। अब इसमें जो रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है, द इनहिबिटर बाइंड्स टेम्पररी, इनहिबिटर जाएगा टेम्परेरी तौर पे बाइंड करेगा एंड डज नॉट परमानेंटली डैमेज द, और एंजाइम को टेम्परेरी तौर पे उसके एक्टिव साइट को चेंज करेगा, मुकम्मल तौर पे एंजाइम को खराब नहीं करेगा। इट इज अ क्लासिकल बायोलॉजिकल फॉर्म इज फीडबैक इनहिबिशन। अब इसकी एग्जांपल ना फीडबैक इनहिबिशन आगे पढ़ेंगे। फीडबैक इनहिबिशन में ऐसा होता है कि हमारे पास 4-5 एंजाइम आपस में मिलकर काम करें, एंजाइम ए बी सी डी या 1 2 3 4, ये 4 एंजाइम मिलकर काम करें, 1 2 3 4, पूरा एक मेटाबॉलिक पाथवे है। मेटाबॉलिक पाथवे होता है ना, जब बहुत सारे एंजाइम मिलकर काम करते हैं उसे कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। एंजाइम नंबर 1 2 3 4 ये काम करें। एंजाइम नंबर 1 का काम ये ए को बी में कन्वर्ट करना, एंजाइम 2 का काम है बी को सी में कन्वर्ट करना, एंजाइम 3 का काम है सी को डी में कन्वर्ट करना, और एंजाइम 4 का काम है डी को ई में कन्वर्ट करना। अब हुआ ये कि हमारी बॉडी में डी ई जो था, लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट था, ई बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोका जाए, ये ई की प्रोडक्शन को रोका जाए। अब इसको रोकने का एक तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन वाला तरीका है, सही है, वो तो फिर कॉम्पिटेटिव ही कहलाएगा। लेकिन कभी बार ऐसा होता है, ये जो ई है ना, ई की अमाउंट जैसे ज्यादा हुई प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट यहां से जाएगा और पीछे जाके एंजाइम नंबर 2, एंजाइम नंबर 1 या एंजाइम नंबर 3 किसी भी एंजाइम से जाके जुड़ जाएगा, किसी एक एंजाइम से जाके जुड़ जाएगा और वहां पर जाके एज अ नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर काम करेगा। मतलब ये जाके जुड़ेगा और उसके एक्टिव साइट को बिगाड़ देगा, जिससे होगा ये फॉर एग्जांपल ये 1 से जाके जुड़ गया पहले वाले से, तो अब ए जो है वो बी में ही कन्वर्ट नहीं हो रहा। जब ए बी में कन्वर्ट नहीं हुआ, पूरा रिएक्शन रुक गया, अब ई की प्रोडक्शन रुक गई, स्लो हो गई। तो ये कहलाता है फीडबैक इनहिबिशन, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट था, फाइनल प्रोडक्ट ने जाकर उस सीरीज में किसी भी एक एंजाइम की एक्टिविटी को नॉर्मली कुछ वक्त के लिए रोक दिया है, टेम्परेरी तौर पर रोक दिया है। तो ये कहलाता है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। जैसे ही ई की अमाउंट, जैसे ही वो जो ई की अमाउंट है कम होने लगेगी, खत्म होने लगेगी, तो ये ई यहां से निकल जाएगा और दोबारा इस्तेमाल होने आ जाएगा और वो एंजाइम फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो फीडबैक इनहिबिशन जो होता है, फीडबैक इनहिबिशन इसे कहते हैं। ये क्लासिक एग्जांपल है इसकी नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन के रिवर्सिबल वाले की, मतलब रिवर्स हो सकती है, क्योंकि वो ई जैसे ज्यादा हुआ था उसने जाके रोका था, जब ई कम होने लगेगा ये यहां से हट के दोबारा आ जाएगा और एंजाइम फिर से एक्टिव हो जाएगा। सही, इसकी एग्जांपल ये रही, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम बाय इट्स ऑन प्रोडक्ट, ऑन एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट होगा उसी से जाके एंजाइम की एक्टिविटी रुक रही है, which binds to an allosteric site, जाके allosteric site से जाके जुड़ेगा और शट डाउन करेगा पाथवे until the product level drop। और ये कब तक उसके प्रोसेस को शट डाउन रखे, जब तक जो प्रोडक्ट ई बने हुए थे उनकी अमाउंट कम नहीं हो जाती।
जैसे उनकी अमाउंट कम होगी, ई यहाँ से निकल के दोबारा अपनी जगह पे आएगा, यहाँ पे यूज होने लगेगा और वो रिएक्शन फिर से कंटिन्यू हो जाएगा, ए बी में बी सी में ऐसा कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, ये रिवर्सिबल भी होते हैं। ये क्या होते हैं? रिवर्सिबल। इसकी एग्जांपल क्या है? फीडबैक इनिबिशन। इसकी एग्जांपल क्या है? फीडबैक इनिबिशन। सही है। अच्छा, दूसरा इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन, ये इनिबिटर जो होगा ये बाइंड करेगा टाइटली, ऑफन परमानेंटली, यानी परमानेंटली बॉन्ड बनाएगा, परमानेंटली डीनेचर कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप को। सही। इसका मैकेनिज्म और ये जो रिवर्सिबल वाला का इरिवर्सिबल वाला का मैकेनिज्म लिखा हुआ देखो। जो हैवी मेटल आयंस होते हैं जैसे कि मर्करी है, जो मर्करी कहाँ होता है? मर्करी कहाँ होता है बताओ? नॉर्मली थर्मामीटर के उसमें होता है। सही है। जो खा लेते हैं इंसान उनकी डेथ हो जाती है, मर्करी खाने से इंसान मर जाता है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल इनिबिटर के तौर पे काम करता है। वो जाके हमारी बॉडी के एंजाइम्स को रोक देता है, मुकम्मल तौर पे रोक देता है और इंसान की डेथ हो जाती है। कौन सी वाली? हाँ, इरिवर्सिबल नहीं होती। इरिवर्सिबल हमारे हार्मफुल है ना, यानी नुकसान हो जाएगी। देखो, हैवी मेटल आयंस जो होते हैं जैसे कि मर्करी है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारी चीजें कंबाइन करती है थायोल ग्रुप के साथ किसी भी एंजाइम के। सही है। और ब्रेकिंग द डाई, जिससे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो उनके दरमियान में बॉन्ड होती है एंजाइम के दरमियान, वो बॉन्ड को रोक देती है और जिससे एंजाइम का डीनेचरेशन हो जाती है। तो ये सारे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, खाना इनको तो ना, हम ये खाते नहीं है, सिल्वर ये सारी चीजें हम खाते नहीं है खाने में। सही। इनके हम तो इसलिए ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो हैवी मेटल आयंस जो हैं ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है? इरिवर्सिबल इनिबिटर की, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर की। सही। नॉन कॉम्पिटेटिव क्योंकि ज्यादा एक्टिव साइड से नहीं जुड़ेंगे, ये एलोस्टेरिक साइड से जुड़ेंगे। इसके अलावा साइनाइड होते हैं, ये पॉइजन वगैरह वाले पॉइजन वगैरह होते हैं जो जाके आयरन एटम के साथ बाइंड करेंगे इन द प्रोसाइडिक ग्रुप। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वो एंजाइम है जो ना वो करवाता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट वगैरह में, ये भी काम करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ये एंजाइम वगैरह जो सेलुलर रिस्पायरेशन वगैरह करवाता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन उसमें काम करता है। दिस इरिवर्सिबल ब्लॉक द स्टॉप द एनर्जी प्रोडक्शन लीडिंग टू द ऑर्गेनिज्म डेथ। ये जो साइनाइड्स होते हैं, साइनाइड वगैरह ना पॉइजन वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो वो नहीं होता साइनाइड। कहाँ होता है? कहाँ सुना है आप लोगों ने साइनाइड? कहाँ सुना है? तो केमिस्ट्री में कहाँ? साइनाइड होते क्या है? जो बारूद वगैरह होता है ना, इस तरह की चीजें, जो बारूद वगैरह, जो गन पाउडर होता है, उनमें ना साइनाइड वगैरह होता है। तो ये जैसे हमारी बॉडी में जाएगा, ये हमारी बॉडी में जाकर ये हमारे सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को रोक देता है, उस एंजाइम के साथ आगे बाइंड करेगा, उस एंजाइम को रोक देगा जो सेलुलर रिस्पायरेशन में काम कर रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी की प्रोडक्शन रुकेगी, इंसान की डेथ हो जाएगी। इसलिए जो बुलेट आकर लगती है ना, सिर्फ बुलेट की वजह से होल होने से इंसान नहीं मरता, अंदर जाएगा बुलेट, अंदर जाके फट जाती है और पूरी फटेगी, सारा उसका जो अंदर पाउडर होता है साइनाइड वगैरह वो सारा रिलीज हो जाता है अंदर, और अंदर जाके ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ब्लड से पूरी बॉडी में जाएगा, एट द एंड इंसान की डेथ हो जाएगी, इस तरह मर जाता है। तो ये साइनाइड ये होते हैं। इसके अलावा नर्व गैस है जिसका नाम है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट DFP। ये दूसरी एग्जांपल है पावरफुल इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होता है। नर्व गैस भी होती है, इससे ना वो इंसान बेहोश हो जाता है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं, नर्व गैस वगैरह ऐसा कुछ है, तो ये भी याद रखना। दूसरी एग्जांपल इसकी एक और भी है एसिटाल्डिहाइड। तो ये 4-5 एग्जांपल्स हैं, ये भी देख लेना इनके नाम वगैरह। देखो ये सारे नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल की एग्जांपल हैं। पहली एग्जांपल हैवी मेटल आयंस, दूसरी साइनाइड्स, तीसरी नर्व गैस और चौथी एसिटाल्डिहाइड। सही। अब इसके अलावा लास्ट जो कहलाते हैं अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन। सही है। इसे हम एंटी कॉम्पिटेटिव इनिबिशन भी कहते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में ये था, पहले वाले में कंपटीशन हुआ था। सही। दूसरे वाले में नॉन कॉम्पिटेटिव, उसमें कंपटीशन नहीं हुआ क्योंकि उसने कंपटीशन किया ही नहीं ना, वो तो एक्टिव साइड की तरफ आया ही नहीं, वो तो पीछे जाके जुड़ गया। सही। अब यहाँ पर ये है अनकॉम्पिटेटिव या एंटी कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। सही। यहाँ पर ऐसा होगा कि वो कंपटीशन में जो इनिबिटर वो पहले से हार मान चुका है, मतलब वो साइड में जा रहा है, वो एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में जुड़ने दे देगा। जब ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ऊपर वाले दोनों में ES कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा था, एक में तो इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि एक्टिव साइड ब्लॉक है, दूसरे में इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि एक्टिव साइड की शेप बिगड़ गई है। सही है। इस वाले में ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर जाएगा ये जाकर फिर जाके एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में किसी जगह पे जाके ब्लॉक कर देगा। अब ये ES कॉम्प्लेक्स तो बनने दे दिया इसने, EP कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देगा, मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने नहीं देगा। तो इसने कंपटीशन से पहले तो मतलब वो कर लिया, पहले हट गया, कंपटीशन नहीं किया, बाद में जाके इसने एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया। तो ये कहलाता है अनकॉम्पिटेटिव या एंटी कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। तो इसका मैकेनिज्म ये है, जो इनिबिटर है बाइंड करेगा ओनली द ES कॉम्प्लेक्स के साथ। सही है। नॉट द फ्री एंजाइम, ये फ्री एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा, किसके साथ बाइंड करेगा? ES कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा, और ये जाके लॉक करेगा सबस्ट्रेट को कि वो अपनी सबस्ट्रेट को जाके सबस्ट्रेट को
इट लॉक्स द सब्सट्रेट टू एंजाइम प्रिवेंटिंग द कैटालिटिक, ये एंजाइम और सब्सट्रेट को ना आपस में लॉक कर देगा, मतलब इस तरह से जोड़ देगा कि उनको आपस में वाइब्रेशन वगैरह करने नहीं देगा, मतलब उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने नहीं देगा, और प्रिवेंट कर देगा कैटालिटिक कन्वर्जन टू प्रोडक्ट, और इसका जो सब्सट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन है इसको ये स्टॉप कर देगा, प्रिवेंट कर देगा, और रिलीजिंग नहीं देगा, और ना ही उसे रिलीज होने देगा। यानी सब्सट्रेट और एंजाइम जुड़ा, अब नॉर्मली होता है ये सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता और ये टूट के अलग हो जाता। अब सब्सट्रेट जैसे जाके एंजाइम से जुड़ा, ये बीच में आके इसने इन दोनों का मुकम्मल तौर पर जोड़ दिया, और ना इनको रिएक्ट करने दे रहा है, ना ही उसको अलग होने दे रहा है, यानी ना ही उसको निकलने दे रहा है कि वो जाके किसी और एंजाइम से रिएक्ट कर ले। अब वो सब्सट्रेट यहाँ पर ब्लॉक हुआ पड़ा है, परमानेंटली जुड़ा हुआ है, तो अब ये एंजाइम वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक, एंजाइम की एक्टिविटी रुक गई है। टिपिकल अगेन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व टू और मोर सब्सट्रेट एंड प्रोडक्ट, जिसमें दो या दो से ज्यादा होते हैं ना सब्सट्रेट, यानी वो वाली एंजाइम जिनमें एक्टिव साइट दो होती है, दो से ज्यादा होती है, उनमें ज्यादातर ये वाली होती है, ये वाली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में याद रखना कि अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है हमारे पास ये उनमें होती है जिनमें ज्यादा सबस्ट्रेट वगैरह हों, सही है, ज्यादा सबस्ट्रेट अगर अटैच होते हैं, तो इसके एग्जांपल में यही है, इसकी एग्जांपल लिखी हुई नहीं बुक में इस तरह। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस लिखी हुई है कि एंजाइम इनहिबिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम एंजाइम की एक्टिविटी को रोक रहे हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, यानी फायदे भी और नुकसान भी। तो यहाँ पर पहले फायदे लिखा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये मास्टर और कंट्रोल मैकेनिज्म है, बायोलॉजिकल सिस्टम है। अगर प्राइमरी थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनहिबिटर के जरिए होती है, फीडबैक रेगुलेशन भी होती है, क्योंकि अगर ई बहुत ज्यादा हो गया तो ई तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, वो ई वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ई ने जाके एंजाइम की एक्टिविटी को रोका था। तो एंजाइम इनहिबिशन हार्म यूजफुल है, फायदेमंद है, ये मेटाबॉलिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ई को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, तो उसको मेंटेन करके रखेगा। इसके अलावा ड्रग डिस्कवरी, बहुत सारे ड्रग्स वगैरह है जो मेडिसिन वगैरह भी हमने देखी ना, जो काम आती है, पेनिसिलिन है और सल्फा ड्रग्स वगैरह वो सब, और थेरेपी में भी। अब इसकी फंडामेंटल जो वो है क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी है, डेवलपमेंट ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए भी ये यूज किए जाते हैं, इनहिबिटर को इस्तेमाल किया जाता है कि किस तरीके से हम बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरिया इनहिबिट हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी, हम बीमार नहीं हो पाएंगे। और बहुत सारे जो मेडिकेशन वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, वो एंजाइम इनहिबिटर्स ही होते हैं जो जाके पैथोजन के पाथवे को रोक देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, सल्फर ड्रग्स वगैरह, ये सब। तो ये सारी इसकी सिग्निफिकेंस लिखी है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है। नेगेटिव इंपॉर्टेंस भी है, ये हैवी मेटल एंजाइम, साइनाइड्स, तो ये सारे हमारी बॉडी में जाके हमारी डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये सारा एंजाइम इनहिबिशन का है। लास्ट टॉपिक, इसको पढ़ना, कहां गया, बस ये वाला पूरा पीडीएफ में भेज रहा हूं, और एक ये वाला सी एमसीक्यूज वाला। कौन से वाले, कौन बोल रहा है, किसने बोला अभी पीडीएफ, पहले वाले पीडीएफ का उन्होंने बोला, कौन से वाले पीडीएफ देते हैं? करते हैं, रुको एंजाइम्स, मैंने एंजाइम भेजा था, गैस एक्सचेंज है, गैस एक्सचेंज क्या है आप लोगों के पास? गैस एक्सचेंज का भेज रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैस एक्सचेंज के एमसीक्यूज और गैस एक्सचेंज का लेक्चर, सही है। और बाकी तो होम्योस्टेसिस का है कंप्लीट, होम्योस्टेसिस के एमसीक्यूज नहीं है, होम्योस्टेसिस के एमसीक्यूज नहीं है, वो बने ही हैं, रुक जाओ। ये 3 पीडीएफ ये और ये एंजाइम के 5 पीडीएफ भिजवा रहा हूँ, उसमें ना एक होम्योस्टेसिस, एक वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्शन वाला पूरा कंप्लीट कर लेना, रिप्रोडक्शन के 3 है ना पीडीएफ, तो 1, 2 और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक गैस एक्सचेंज का तो एक ही है कंप्लीट लेक्चर वाला, और एक है ये इसका एमसीक्यूज का, तो ये मैं भिजवा भेज दिए हैं, और इसके एंजाइम भी भेज देता हूँ मैं, एंजाइम हाँ ये रहा एंजाइम्स। एक एंजाइम्स एमटीक्यूट के नाम से उसमें लेक्चर्स हैं सारे, ये वाला जो भी पढ़ा है हमने।
सही है, भिजवा दिए, 5 पीडीएफ भिजवा दी मैंने। सही है, ये 5 पीडीएफ भिजवा दी है, 5 पीडीएफ आ जाएंगे आप लोगों को। कितने चैप्टर हो गए हमारे? सात हो गए, 8। सपोर्ट एंड मूवमेंट, नर्वस कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन होम्योस्टेसिस, और बता बायोटेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन। अच्छा, सेकेंड ईयर का तो एक ही रह गया, वो इनहेरिटेंस और गैसियस एक्सचेंज हो गया। और कौन सा आ गया? एंजाइम्स। ये 8 चैप्टर हो गए। सही है, 8 चैप्टर रहते हैं हमारे। अब ये 8 चैप्टर जो हैं हमारे पास, यहाँ गौर से सुन लो अब मेरी बात। सपोर्ट एंड मूवमेंट की पीडीएफ वगैरह देख लेना अपने पास, नहीं हो तो मुझसे मैसेज करके मुझसे ले लेना। या सही है। इसकी टेस्ट तो आप लोगों ने कितने दिए? एक ही दिया आप लोगों ने टेस्ट, मेरे ख्याल से 2 दिए। 2 एवोल्यूशन का उस दिन था, टेस्ट हो गया था। टेस्ट दे देना अभी आप लोग। टेस्ट तो आप लोग दोगे जून के एंड में, मुझे लग रहा है जून के मिड में दोगे ना, पेपर खत्म हो जाएंगे। तो टेस्ट तो तब दोगे जब पीडीएफ हो आप लोग के पास। घर पे पढ़ोगे कैसे? तो मैं वही कह रहा हूँ कि सपोर्ट एंड मूवमेंट की पीडीएफ चेक करना अगर हो पीडीएफ, और साथ में वो एमसीक्यूज वाली। तो ये पीडीएफ लेक्चर वाली है, तो इसकी देख लेना। जिसकी नहीं हो ना इन सारे चैप्टर्स की, जिसकी नहीं हो वो निकाल के रखना और मुझसे पूछ लेना, मुझे भेज देना, मैं भेज दूंगा। हमारे पास नहीं, लड़की सबके पास। कौन सा ग्रुप में? अच्छा, तुम्हारा ये वाला ग्रुप है। होम्योस्टेसिस की पीडीएफ एमसीक्यूज रहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की पीडीएफ होगी, एमसीक्यूज भी हैं। इसके सपोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यूज भी हैं, लेक्चर भी है ना, नर्वस कोऑर्डिनेशन का भी है, रिप्रोडक्शन का है। हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने भेज दिया, अभी ये हो गया। इसके वो हैं, इसका पीडीएफ है, एमसीक्यूज नहीं है। अभी नहीं है ना, बना ही नहीं है, रुक जाओ। एवोल्यूशन के हैं, एमसीक्यूज दोनों हैं। इसके अलावा गैस एक्सचेंज के लेक्चर भी नहीं है, अभी तो भेजा मैंने। ये रहा, गैस एक्सचेंज के दोनों हैं, सही, दोनों भेज दिए। एंजाइम्स का भी सही। 8 चैप्टर हो गए। अब एक काम करना लड़कियों, मेरी बात सुनो, 8 चैप्टर हो गए हैं। किसके नहीं है? नर्वस कोऑर्डिनेशन के। नर्वस कोऑर्डिनेशन के लेक्चर में एक आधे पिक्चर्स में है आप लोगों के पास, है ना? पिक्चर्स नहीं, भी पिक्चर्स भेजी थी मैंने, वो भेजता हूँ। नर्वस केमिस्ट्री और फिजिक्स के टेस्ट की तो 5 से 8:30 तक शाम 5 बजे से 6:30 तक केमिस्ट्री के 1.5 घंटा और 1.5 घंटे फिजिक्स और टेस्ट तक 5। सही है, भिजवा दिया।
नर्वस कोऑर्डिनेशन का भेज दिया मैंने, रुको वो भेज देंगे सर। अब एक काम करो लड़कियों, यहाँ सुन लो, 4 चैप्टर के ना, 4 चैप्टर इनको बुलाओ, यहाँ सुनो लड़के, यहाँ सुनो, 4 चैप्टर एक काम करना अच्छे से, 4 चैप्टर जो है पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास से पहले, सही है? 4 चैप्टर बता रहा हूँ कौन से पढ़ोगे 4 चैप्टर। देखो एक ये सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ लो, टेस्ट नहीं ना, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ के आना लड़कियों, सपोर्ट एंड मूवमेंट एक बड़ा चैप्टर दे रहा हूँ, सपोर्ट एंड मूवमेंट, साथ में बायोटेक्नोलॉजी लिख लो, सपोर्ट एंड मूवमेंट एक चैप्टर ये पढ़ के आना, इसके सारे एमसीक्यूज पढ़ के आना, नेक्स्ट वीक हफ्ते संडे को क्लास है ना तब तक, सही है? बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा एवोल्यूशन, और एक एक काम करो ये पढ़ लो, है भेजी हुई, यहाँ भी भेजी है ना, बताओ एक और कौन सा पढ़ोगे? रिप्रोडक्शन पढ़ लो, होम्योस्टेसिस पढ़ लो, नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं, हाँ रिप्रोडक्शन पढ़ो, नेचुरल साइकिल में, सही है? पढ़ो ये 4 चैप्टर पढ़ के आना, सही है? ये 4 चैप्टर पढ़ के आना, कुछ एमसीक्यूज होंगे वो आप लोग यहाँ पर सॉल्व करोगे नेक्स्ट वीक, सही है? और फिर कुछ अगर कुछ समझ नहीं आ रहा इन 4 चैप्टर्स में तो नेक्स्ट वीक पूछ लेना मुझसे, मतलब कोई टॉपिक छोटा मोटा कोई टॉपिक हो, कोई एमसीक्यूज हो आप लोगों के पास जो आप लोगों को समझ में आ रहा हो इस पीडीएफ में, तो वो एमसीक्यूज नंबर अपने पास लिख लेना ताकि यहाँ पर आगे हम सब पूछ लेना। ये 4 चैप्टर की डिस्कशन होगी, सही? नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक हम ये करेंगे, फिर पढ़ेंगे कुछ। होम्योस्टेसिस के, हाँ तो होम्योस्टेसिस नहीं दिया ना, इसका रहता है पीडीएफ रहता है, इसलिए नहीं दिया मैंने, उसका पीडीएफ मैंने वो कर लिया है, स्क्रीनशॉट लेके बस पीडीएफ बनाना है, वो आजकल मैं करता हूँ मैं। सेकेंड ईयर की कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी, एक इनहेरिटेंस है। अच्छा, किसी एक दिन 3 घंटे क्लास रखेंगे, उस दिन ना 3 घंटे क्लास में हो सकता है अगले वीक ही रखने अगर टाइम लगा तो उसमें ना इनहेरिटेंस भी पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस 3-3.5 घंटे में हो जाएगा। 3 घंटे में मेंडल के तीनों लॉज पढ़ने हैं, क्रॉस ब्रिज, क्रॉसिंग ओवर, और वो पढ़ना है क्रॉसिंग ओवर, और एक और क्या होता है लिंक जीन्स, लिंकेज, जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है, और इसके अलावा हीमोफीलिया पढ़ना है, हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस पढ़नी, बस ये 4-5 टॉपिक है, ज्यादा नहीं है लंबी। चलो लड़कियों, चलो बच्चों, कुछ और पढ़ लो आप थोड़ा सा, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ते हैं। शानदार तो दिख रही है, कौन सी शानदार?
चांद कब होती है? चांद से एक दिन पहले होती है। और क्या, वो छोटी ही होती है। हाँ हाँ बोलते मैं कह रहा हूँ इन्होंने ना फीस कम कर दिया है, फीस कम हुई है, ब्लैक बैच में 20,000 फीस है। फायदा है कोई कैसे लोग चलो लड़कियों, सेल वाला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो सेल वाले चैप्टर में ना 3-4 टॉपिक्स हैं। यहाँ सुनो, अब बल्कि वो कोर्स था ना आप लोग एमडीकेट का, कहाँ है ये है क्या? ये रहा। अच्छा यहाँ देखो हमारे पास ना इस चैप्टर में क्या है ये, सेल वाला चैप्टर है, ये रहा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सही, इस चैप्टर में हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर में वो है सेल का स्ट्रक्चर ना, साथ में वो सेल का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेल डिस्कवर किसने किया और सेल होता क्या है, यूनिसेलुलर वो क्या है। फिर हमने एनिमल सेल को प्लांट सेल से कंपेयर करना है। सही, यानी एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, इन दोनों का कंपेयर करना है। 15-20 पॉइंट में मैंने कंपेयर कर रखा है, तो 15-20 डिफरेंस है इनमें। सही है। फिर इसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कंपेयर करना है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। पहले हम ये करेंगे, बल्कि पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को कंपेयर करेंगे, फिर एनिमल सेल प्लांट सेल करेंगे। फिर सेल के ऑर्गेनेल जो हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल कुछ भी नहीं है। सही है। इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी सिर्फ ये है, एक न्यूक्लियस, सबसे पहले मेन जो पावर हाउस ब्रेन ऑफ द सेल, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो, फिर गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज वगैरह, और लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 4 ऑर्गेनेल हमने पढ़ने हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ये 4 ऑर्गेनेल हमने पढ़ने हैं। पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर एनिमल सेल प्लांट सेल पढ़ेंगे, पहले सबसे इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया। फिर लास्ट हमारे पास क्रोमोसोम का टॉपिक, ये स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन और ये सारा पूरा क्रोमोसोम के बारे में। ये फर्स्ट ईयर की बुक में बहुत कम लिखा हुआ है, तो इसे हम सेकंड ईयर से पढ़ेंगे। तो सेकंड ईयर की बुक में ना क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर में बना हुआ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो लॉन्ग में आता है क्वेश्चन वो वाला, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन पढ़नी है हमने, तो इसलिए वहां से पढ़ेंगे। सही, ये सेकंड ईयर का है और ये ऊपर वाले सारे फर्स्ट ईयर में है, तो ये हमने पढ़ना है चैप्टर। सही है।
चलो सही है, देखो यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कहाँ गया, ये रहा। सही है, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर फंक्शन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अब सेल जो है, सेल क्या कहलाता है, बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दुनिया के जितने भी जानदार हैं वो सब किससे मिलके बने हैं, सेल से मिलके बने। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी एक सेल से मिलके बनी होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी बॉडी ज्यादा सेल से मिलके बनी होती है। एक सेल वाले जो जानदार होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो ज्यादा सेल वाले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। सही, तो यूनिसेलुलर की एग्जांपल याद रखना, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है। सही, अमीबा भी यूनिसेलुलर होता है, देखा ना, एक सेल वाला। यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर। अच्छा, इन चारों में ये तीन जो है सेम तरह के होते हैं और ये अलग है। क्या चीज इन तीनों में सेम है और इसमें अलग है, बताओ। बैक्टीरिया में क्या चीज अलग है, जो इन तीनों के पास ऐसी चीज मौजूद है जो बैक्टीरिया के पास नहीं होती, बताओ। सेल वॉल तो बैक्टीरिया के पास होती है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ये मैं बोल रहा हूँ इन तीनों के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसके पास नहीं होता, बैक्टीरिया के पास नहीं होता। नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं, फोटोट्रोफ बैक्टीरिया तो होते हैं ना, उनके पास वो होता है ना, क्लोरोबियम होता है बल्कि, न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है। और ये सारे वो हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा पढ़े थे ना, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक, ये वो हैं। तो इसलिए इनके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये यूकैरियोट की एग्जांपल में आते हैं, प्रोकैरियोट नहीं है, ये प्रोकैरियोट है अकेला। लेकिन है ये सारे यूनिसेलुलर, ये एक सेल से मिलके बने। मल्टी सेलुलर में ये सारे एनिमल, प्लांट, फंजाई। सही है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनके पास सेल होता ही नहीं है, उन्हें हम वायरसेस कहते हैं, और वो ए सेलुलर है, यानी इनके पास सेल मौजूद नहीं है, इसलिए इसका अलग से चैप्टर है ए सेलुलर लाइफ वाला। और इनका अलग से चैप्टर है प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया वाला। इन सबका अलग से चैप्टर है प्रोटिस्टा, और इनका तो अलग से है ही। ये प्रोटिस्टा और फंजाई तो एक साथ इन लोगों ने ऐड कर दिए, प्रोटिस्टा और फंजाई। अच्छा, इसके बाद में कैरेक्टर्स ऑफ सेल। सही, सेल के बेसिक कैरेक्टर होते हैं क्या है, सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से मिलकर बनेंगे, तो लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल है। ये वेरियस शेप्स और साइजेस के होते हैं, डिपेंड करता है उनका फंक्शन क्या है। जैसे कि न्यूरॉन का फंक्शन सिग्नल ट्रांसमिशन है, तो ये लंबे लंबे साइज के होते हैं, 1 मीटर तक की लेंथ के हो सकते हैं ना, और उनकी शेप भी इलोंगेटेड होती है। सही, लंग्स के सेल अलग शेप के होंगे, न्यूरॉन के सेल उसके किडनी के सेल अलग शेप के होंगे, तो उनके फंक्शन के हिसाब से उनकी शेप चेंज होती रहती है। सही है, तो इनकी शेप अलग अलग तरह की हो सकती है, सारे सेम साइज या सेम शेप के नहीं होते। कुछ मसला है इसमें, मैंने इतनी सारी फाइलें खो रखी हैं इसलिए। किसके पास था ना, नेफ्रॉन दरअसल ना एक सेल नहीं है, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है। जैसे कि एल्वुलस है ना, वो एक सेल नहीं है, एल्वुलस भी फंक्शनल यूनिट है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल होते हैं, वो फंक्शनल यूनिट है, वो अकेला एक सेल काम नहीं करता। एल्वुलस के अंदर एल्वुलर वॉल में बहुत सारे सेल होते हैं, वो है ना स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स होते हैं, उनसे मिलकर बना है। इस तरह नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे सेल हैं। हाँ, तो नहीं बढ़ते, वो नहीं होता, तो उसके सेल का स्ट्रक्चर है ही नहीं ना। आप लोग इस लेवल पे आगे बढ़ोगे ना, नेफ्रॉन को जूम करोगे, उसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर अलग अलग सेल हैं, फिर उनके अंदर का स्ट्रक्चर अलग है, वो आगे बढ़ोगे। यहाँ भी बढ़ के क्या करोगे, आगे इतना पढ़ लिया होते, आगे भी यही पढ़ना है, और क्या पढ़ोगे आगे जाके। ये सेल बायोलॉजी भी है, आगे पढ़नी है दोबारा से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कहते हैं कि एमबीबीएस में ना 17 घंटे पढ़ाते हैं, यानी इस पे तकरीबन मतलब 10-17 तो चलो किसी ने ज्यादा ही बोल दिया हो क्या था, लेकिन 10 घंटे तो तकरीबन होगा एवरेज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या क्या हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझाने के लिए। और यहाँ भी हम पढ़ेंगे 10 मिनट लगेंगे, 10-12 मिनट, तो इतना डिटेल वहां पर जाके पढ़ोगे। हाँ, डॉक्टर बनना, पेशेंट है उसको समझाना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता है बच्चा, बोलेगी है क्या चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सामने बुरा मान जाएगा, पता नहीं क्या गाली थी, क्या उल्टा पुल्टा लफ्ज बोल दिया है। अच्छा देखो, सेल के अंदर ना ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। सेल जो है ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसीलिए सेल को ना बेसिक फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर सारी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं।
जो हमारी वाइटल एक्टिविटीज है ना, हम मूवमेंट शो करते हैं, हमारे अंदर रिस्पायरेशन होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। एक तो स्टमक के अंदर टूटता है ग्लूकोज, क्या वो कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं स्टमक में, फिर जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है वहां पर फिर दोबारा ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। होम्योस्टेसिस हमारी ओवरऑल बॉडी में भी होती है, सेल के अंदर भी होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन अपनी तादाद बढ़ाते हैं सेल, माइटोसिस मियोसिस करके एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल को सेल रिमूव करते हैं, न्यूट्रिशन गिजायत हासिल करते हैं, गैस एक्सचेंज करता है हमारा हर एक सेल, ऑक्सीजन इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव करता है। कौन सी रिस्पायरेशन होती है ये? इंटरनल रिस्पायरेशन, सही है। हाँ, सेलुलर रिस्पायरेशन ग्लूकोज ये है, सही। और गैस एक्सचेंज जो है वो सेलुलर वो है इंटरनल रिस्पायरेशन, जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है ना वो। तो ये सारे एक्टिविटीज जो है हमारा एक नॉर्मल सेल परफॉर्म कर रहा होता है, सही है। अच्छा, डिस्कवरी की बात कर लो। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, सही है। पॉर्क के अंदर, लकड़ी के अंदर देखा था ना, माइक्रोस्कोप में पढ़ा होगा आप लोगों ने। माइक्रोस्कोप में उसने लकड़ी को देखा तो 1665 में इसने सेल को डिस्कवर किया था। एक बार डिस्कवर होता है, एक इन्वेंट होता है। इन्वेंट का मतलब क्या होता है? डिस्कवर का मतलब क्या होता है? डिस्कवर कोई चीज है, आपने उसको डेवलप किया और इन्वेंट मतलब कोई चीज आपने बनाई है, न्यू है। हाँ, जो न्यू पैदा किया, सही। जो न्यू जनरेट किया ना उसे हम कहते हैं इन्वेंट करना। जो पहले से मौजूद थी डिस्कवर इसने किए। तो न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, इन्वेंट नहीं किया था। उससे पहले भी ग्रेविटी होती थी, बस पता नहीं था लोगों को। तो इसी तरह पता भी था, बस उसका नाम नहीं रखा होता कि ग्रेविटी है। अच्छा, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सही सेल को डिस्कवर किया सबसे पहले। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। कितने सालों के बाद? तकरीबन 150 से 200 साल बाद। इतना टाइम क्यों लगा बताओ? हाँ, वॉर्स चल रही होंगी। वॉर्स में क्या जंग लड़ते थे ये? बीच में कोई और काम हो रहा है, लॉजिक लगाओ ना, दिमाग लगाओ। वो तो मुझे पता है, तुम लोगों को नहीं पता होगा। कोई और काम हो रहा है। ये देखो 1665 में डिस्कवर किया, 1665 और ये 1831, तकरीबन 150 से 200 साल हैं। 200 साल बाद जाके इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। हाँ, ये सब समझ लो कि ये इसका बेटा नहीं, इसका बेटा नहीं है। अच्छा, रॉबर्ट की वजह से बोल रही हो? नहीं, बेटा नहीं है ये, रॉबर्ट ब्राउन है ये। बताओ इतना टाइम क्यों लगा? वही समझ रही थी कि वो एक सेल है, सेल के अंदर ही ये बताओ, यहाँ सुनो। ये जो यहाँ पास रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया, ये भी तो इतना लेट किया है। उससे पहले भी तो कोई होता जो 500 ईस्वी में इसको डिस्कवर कर लेता, क्यों नहीं डिस्कवर किया? 1665 में इसलिए क्योंकि उस टाइम तक माइक्रोस्कोप नहीं थी। माइक्रोस्कोप उस टाइम पर, रॉबर्ट हुक के टाइम पर नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप बनी थी, जो 9 क्लास में बुक में बनी हुई ना, वो जो सिंपल सी लकड़ी से बनी उस तरह की, वो बनी थी। इसलिए इसमें 2 शीशे लगे होते हैं। फिर अब न्यू माइक्रोस्कोप बनने में इतने साल लगे थे। जो गैलीलियो ने प्रॉपर एक माइक्रोस्कोप बनवाई थी अच्छी सी, वो भी लाइट ही माइक्रोस्कोप थी, लेकिन उसको बनने में टाइम लगा था। तो इसलिए उसके बनने के टाइम की वजह से इतना टाइम लग गया नहीं, वरना तो सेल कब का डिस्कवर हो जाता। क्योंकि देखना ही तो था, चीजों को ऑब्जर्व भी तो करना था। ये ऑब्जर्व आम आंख से करने से कुछ नजर नहीं आता। इसने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, इसे सेल नजर आ गया। फिर इसने अच्छी माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, इसे न्यूक्लियस नजर आ गया। फिर मैथ्यू स्लाइडर ने, ये बॉटनिस्ट था, इसने प्लांट्स में सेल को देखा। मतलब बहुत सारे प्लांट्स लिए, उन सब में से प्लांट्स में सेल को ऑब्जर्व किया कि सेल किस तरह का नजर आता है, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल को अच्छे से डिटेल ऑब्जर्व किसने किया था? मैथियस स्लाइडर ने किया था। सही, कब किया था? 1838 में। फिर उसके 1 साल के बाद 1839 में थियोडर श्वान ने, जो जोलॉजिस्ट था, उसने एनिमल सेल को अच्छे से स्टडी कर लिया, क्योंकि वो जोलॉजिस्ट था। जब इसने एनिमल सेल को स्टडी किया तो इसने ये देखा कि एक सेल के 3 कंपोनेंट होते हैं। सेल के कितने कंपोनेंट हैं? 3। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म, जो अंदर का हिस्सा लिक्विड पोर्शन साइटोप्लाज्म, और एक सेंटर में पाया जाने वाला न्यूक्लियस। ये 3 चीजें होती हैं। सेल वॉल नहीं होती, इसे सेल वॉल नजर नहीं आई थी। जबकि श्लाइडन को सेल वॉल भी नजर आई थी, क्योंकि उसने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था। तो श्लाइडन के मुताबिक सेल के कितने कंपोनेंट होंगे? 4। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। शॉन के मुताबिक सेल के कितने कंपोनेंट थे? 3। सही है। इसके बाद 1855 में रेडोल्फ वेशर नाम का साइंटिस्ट आया। इसने जो है एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब एक जो सेल है, न्यू सेल अराइज होता है पुराने सेल से। एक नया सेल जो बनेगा वो पुराने सेल से ही अराइज होगा। सही, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये इसने दिया था। रेडोल्फ वेशर ने आके कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि लोगों का ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि जो सेल है, सेल एक डी नोवो स्ट्रक्चर है। डी नोवो किसे कहते हैं? डी नोवो का मतलब होता है खुद ब खुद से बनने वाली चीज। तो सेल एक खुद ब खुद बनने वाली चीज है, मतलब सेल स्पॉन्टेनियसली, अचानक से खुद ही बन गया, जबकि ऐसा नहीं है। सही, और इस थ्योरी को हम कहते हैं एबायोजेनेसिस। यानी एबायोजेनेसिस मतलब किसी एक नॉन लिविंग थिंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाता है, किसी नॉन लिविंग थिंग से जेनेसिस होती है, यानी नया सेल बन जाता है। जैसा कि
फूड रखा किसी जमाने में, किसी ने फूड के अंदर बैक्टीरिया बन गए, फूड के अंदर मक्खियां निकल आई, तो उन्होंने कहा देखो फूड तो नॉन लिविंग थिंग था, उससे एक लिविंग थिंग बन गई। तो लोगों ने ये समझा कि ए बायोजेनेसिस सही है, मतलब नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बनती है। जबकि बाद में पता चला कि वो एग दे के गए थे ना, जो मक्खियां आती है वो एग ले करके जाती है, उस अंडों से बना था, या बैक्टीरिया अंदर होते हैं उनसे बने थे, इसलिए। तो ए बायोजेनेसिस का नजरिया ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था। फिर इसके बाद 1855 में, सही 1855 रेडोल्फ विल्सन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद इसने बताया कि सेल इज नॉट अ डी नोवो स्ट्रक्चर, सेल डी नोवो स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि सेल जो है सेल ना नोवो स्ट्रक्चर मतलब न्यू सेल बनता है, डी नोवो स्ट्रक्चर बोलते हैं जो खुद ब खुद बनता हो। तो इसने बायोजेनेसिस की थ्योरी को सही साबित किया, सही है सारा। अब यही तीनों ने मिलकर जो किया ना, इसी को हम सेल थ्योरी कहते हैं, सही है। दरअसल सेल थ्योरी जो दो साइंटिस्ट ने की थी, श्लाइडर और श्वान ने, फिर इसके बाद 1855 में रेडोल्फ विल्सन ने एक नया पॉइंट ऐड कर दिया था, सही। एक ये पहला पॉइंट ये था सेल थ्योरी का, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होते हैं, ये उन्हीं दोनों की थ्योरी का था। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, सारे जानता किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने, ये भी उन दोनों का था। फिर रेडोल्फ विल्सन ने तीसरा पॉइंट ऐड किया था, वो क्या है कि न्यू सेल अराइज होते हैं फ्रॉम ओल्ड सेल, पुराने सेल से, सही। सेल की स्टडी करना, सेल के ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी का। तो दरअसल ये चैप्टर साइटोलॉजी का है, सही। सेल बायोलॉजी का है या साइटोलॉजी के बारे में इसे हमने पढ़ना है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले हम ना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस हम करने वाले हैं, सही। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा है और यूकैरियोटिक सेल किस तरह नजर आता है, इसमें हमें डिफरेंस करना है। सिंपल डिफरेंस तो यही है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल के पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अच्छा, न्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस का काम है डीएनए को संभाल के रखना, सही है। अब ये न्यूक्लियस है इसका अंदर, यूकैरियोटिक सेल में इसका अंदर ये डीएनए पाया जाता है, सही। क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए क्रोमोसोम, तो डीएनए का संभाल के रखना। अब इसके अंदर भी डीएनए तो मौजूद है, मतलब डीएनए होना तो दोनों की प्रॉपर्टी है, बस इसके डीएनए के सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मौजूदगी की वजह से हम कहते हैं इसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है, सही है, ट्रू न्यूक्लियस। तो इसे यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो यू ट्रू न्यूक्लियस इसके पास पाया जाता है। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट या सिंपल, और कैरियन का न्यूक्लियस। इसके पास प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस, यानी डीएनए तो है लेकिन डीएनए के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसीलिए ये न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा, ये रीजन कहलाएगा न्यूक्लियोइड, जहां पर सिर्फ वो हो, डीएनए मौजूद हो जिस जगह पर प्रोकैरियोटिक सेल में, उस जगह को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इसके पास न्यूक्लियोइड है, इसका प्रॉपर न्यूक्लियस है। रूम तब कहलाता है जब रूम की 4 दीवारें हो, 4 दीवारें नहीं हो तो रूम नहीं कहलाएगा। इसी तरह बेशक रूम के अंदर सारे बैठे हो, सारे डेस्क वगैरह सब कुछ लगा, लेकिन रूम तब कहलाएगा जब दीवारें होंगी। तो इसके पास वॉल है, इसके पास वो नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए। तो ये सिंपल डिफरेंस का, फिर बाकी कैरेक्टर्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन क्या न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड वो रीजन है विच कंटेन जीनोम, जहां पर जीनोम होगा, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्किया। आर्किया बैक्टीरिया है ना, सिंगल टाइप के बैक्टीरिया जो दुनिया में सबसे पहले आए थे, आर्कियो बैक्टीरिया वो वाले। तो आर्किया, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ये तीनों एग्जांपल है किसकी, प्रोकैरियोट्स की। ये प्रोकैरियोटिक है, इनके पास सेल विदाउट न्यूक्लियस वाला होता है। यूकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं, जैसे कि एनिमल, प्लांट एंड फंजाई, सही एग्जांपल याद रखना। अब इनका कंपैरिजन हमने करना है, बहुत सारे पॉइंट्स है, देख लो, 10 मिनट पढ़ लेंगे। देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का एब्सेंट है, बट इट कंटेन न्यूक्लियोइड, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड, जिसमें क्या मौजूद होगा, जीनोम मौजूद होगा। यूकैरियोटिक सेल के पास प्रेजेंट है न्यूक्लियस और डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक है ना, तो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती है, सिंगल नहीं होती, इसे डबल मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड बॉडी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, राउंड बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक गोल सी बॉडी होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे, यानी आरएनए वगैरह राइबोसोम की सिंथेसिस करना इसका फंक्शन होता है, जो न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे इसको। तो ये इसके पास नहीं होगा, प्रोकैरियोट के पास, क्योंकि प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियस के अंदर वाली चीजें कैसे हो सकती है, सिर्फ डीएनए होगा और न्यूक्लियोलस नहीं होगा। इसके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, सही है। अच्छा, इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर वाले लिक्विड पोर्शन को। जब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म ही नहीं होगा, इनर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट होगा यूकैरियोट के पास। अच्छा, डीएनए, डीएनए जो हमारे पास है, या जीनोम जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए वगैरह, ये सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास प्रोकैरियोट के पास, प्लस कुछ के पास एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, जो हमने कहां यूज किया था, कौन सी टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, सही है। तो बैक्टीरिया का निकालते हैं ना, तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, इसका सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होगा और साथ में प्लाज्मिड भी होगा। हमारे पास या यूकैरियोटिक प्लांट, एनिमल, फंजाई के पास इनके पास डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम होता है, सही है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और वो क्रोमोसोम में एक कॉइल होकर पाया जाता है।
और ये जो कॉइलिंग होती है डीएनए की इस प्रोटीन की वजह से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन इनके पास प्रेजेंट होगा, हमारे पास ताकि क्रोमोसोम बनाने, इनके पास नहीं होगा। सही, इनके पास क्योंकि सिंपल सर्कुलर डीएनए होता है, क्रोमोसोम वगैरह नहीं बनते। अच्छा, इसके बाद जीनोम की लोकेशन, जेनेटिक मटेरियल कहाँ मौजूद है। प्रोकैरियोट का साइटोप्लाज्म में मौजूद है, और साइटोप्लाज्म में एक खास रीजन है जहां मौजूद है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। हमारे पास या यूकैरियोट के पास इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जीनोम। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल, प्रोकैरियोट के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल नहीं होगा, ना ही एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, रेक्यूल, साइटोस्केलेटन, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं होता प्रोकैरियोट सेल के पास। सिर्फ एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मीसोसोम्स। मीसोसोम्स किसे कहते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, से अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है, उस इनफोल्ड को हम कहते हैं मीसोसोम। जिसका वो था टी ट्यूब्यूल था, उसी तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, जहां पर होगी रेस्पिरेशन, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल को भी तो ग्लूकोज तोड़ना है, एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन करनी है। तो रेस्पिरेशन कहां होगी, प्रोकैरियोट में, मीसोसोम में होगी, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसलिए। अब यूकैरियोट सेल के पास सारे स्ट्रक्चर होते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी है, स्मूथ भी है, रफ भी है, और माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन प्लांट सेल में, फंजाई और हमारे सेल में नहीं है। लाइसोसोम मौजूद है, पेरोक्सिसोम है, साइटोस्केलेटन है, मीसोसोम्स नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। सही, प्रॉपर। राइबोसोम्स, राइबोसोम जो होंगे, प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होते हैं, स्मॉल साइज वाले राइबोसोम, और यूकैरियोट का 80s राइबोसोम होते हैं। अब ये 70s राइबोसोम है, इसके दो टुकड़े होते हैं, दो टुकड़े जुड़ते हैं तब जाके 80s राइबोसोम बनता है। एक बड़ा टुकड़ा होता है जिसे हम कहते हैं 50s, और एक छोटा टुकड़ा होता है जिसे हम कहते हैं 30s। जब ये दोनों जुड़ेंगे हम क्या बनेगा, 70s राइबोसोम बनेगा। और ये कहां पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं है, और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी नहीं है कि जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, क्योंकि इसके जो राइबोसोम्स हैं ये 80s होते हैं, 60 और 40 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी घूमते हैं और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ भी अटैच हो सकते हैं, इसलिए ये करें। अच्छा, एस जो यहाँ पर ये साइज के लिए नहीं है, ये दरअसल क्या है, स्वेटबर्ग यूनिट है, यानी सेडिमेंटेशन का यूनिट है। अब होता ये है कि प्रोकैरियोट राइबोसोम में जो 70s राइबोसोम है, सही है, 70s है प्रोकैरियोट में, इसका एक लार्ज सब यूनिट है 50s, और एक स्मॉल सब यूनिट जो क्या है 30s। अब इनको ना सेडिमेंटेशन किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, जब इनको सेडिमेंटेशन करेंगे ना, वरना 50 और 30 मिला के तो क्या बनेगा, अगर प्लस करो तो 80 बनेगा, लेकिन यहाँ कितना बन रहा है, 70। इसलिए बन रहा है, देखो जब हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको सेडिमेंटेशन करते हैं, रखते हैं, तो जो लास्ट सब यूनिट है वो 50 के लेवल पे जाके रुकता है। सेडिमेंटेशन में 10, 20, 30, 40 बहुत सारे यूनिट बने हुए हैं, 1 से लेकर 100 तक। अब 10 वाले, 20 वाले, 30 वाले, जब हम लार्ज सब यूनिट रखते हैं वो जाके 50 पे रुक जाता है, जब हम स्मॉल वाला रखते हैं वो 30 पे रुक जाता है। सही है यूनिट। अब इन दोनों को जोड़ के जब हम उसी सॉल्यूशन में डालते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, तो दोनों मिलकर नीचे जाकर 70 में जाके अटक जाते हैं। 70 से नीचे नहीं हो रहे तो 70 से ऊपर नहीं आ रहे, तो एक जगह पे सेगमेंटेशन कर लेते हैं। तो इन दोनों की अलग अलग सेगमेंटेशन पॉइंट ये हैं। लार्ज राइबोसोम का, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो लार्ज सब यूनिट है उसका सेगमेंटेशन पॉइंट क्या है 50s, और इसका क्या है स्मॉल वाले का 30s है, और दोनों को मिलाकर अगर सेगमेंटेशन निकालते हैं कितनी आती है 70s। तो इनको प्लस नहीं करना, दरअसल वो जोड़ के उसमें ट्राई कर चेक करना है। इसी तरह यूकैरियोट में भी इस तरह है, एक लार्ज सब यूनिट 60 के लेवल पे जाकर रुकता है, स्मॉल सब यूनिट 40 पे जाकर रुकता है, दोनों को जोड़ के ये 80 पे रुक जाते हैं, तो इसे 80s कहलाता है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल में, हमारे सेल में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता, हमारे सेल में 70s भी होता है। हमारे सेल में यानी यूकैरियोट में प्लांट बैक्टीरिया, हमारे प्लांट और हमारे सेल में 70s राइबोसोम भी होता है। कहां होता है 70s? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स होते हैं, वो जो अपने राइबोसोम्स है वो कौन से होते हैं 70s राइबोसोम होते हैं। प्लांट की बॉडी में क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट के पास भी 70s राइबोसोम होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70s राइबोसोम होंगे। अब ये गौर से सुनो, प्लांट सेल में 70s राइबोसोम कहां होंगे? प्लांट सेल में, प्लांट पहले एनिमल होता, एनिमल सेल में हमारी बॉडी में वैसे तो मेनली 80s राइबोसोम होंगे हमारे सेल में, एनिमल सेल में, लेकिन 70s राइबोसोम कहां होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, और हमारे सेल में बस माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, सही, क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है। प्लांट की बॉडी में, प्लांट के सेल में 80s राइबोसोम होते हैं, 70s राइबोसोम प्लांट की बॉडी में कहां होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, दोनों में, क्योंकि प्लांट के सेल में ये भी तो होता है ना, दोनों होते हैं, तो इसे याद रखना। उनमें दो जगह पे सेल वॉल एक में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, जो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बने होती है, म्यूरिन जिसे कहते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर है। और यूकैरियोट में अलग अलग है, क्योंकि यूकैरियोटीन है ना, एनिमल में तो एब्सेंट होगी सेल वॉल, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, और वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होगी, और फंजाई सेल में किससे मिलकर बनी होगी? काइटिन से मिलकर बनी होगी। ठीक है, तो सेल वॉल यूकैरियोट्स में वेरिएशन है, कि सेल वॉल हो भी सकते नहीं भी, उसको डिपेंड करता है कौन सा सेल है। कैप्सूल, सेल वॉल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, जो आउटर जेलेटिनस लेयर होती है, जेलेटिन से मिलकर बनी होती है, स्लाइमी से लेयर होती है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो इसलिए इसके पास प्रेजेंट है।
प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट, कुछ बैक्टीरिया के पास होती है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही होगी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, हमारे पास नहीं होती, हमारे किसी सेल में नहीं होती। तो पिलाई जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की बॉडी पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो ऊपर नीचे फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। तो हेड लाइक प्रोजेक्शन है जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होंगे, हमारे सेल में नहीं होते। फिर फ्लैजिला एक थ्रेड टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी हमारे पास किसमें प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो फ्लैजिला है ना, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिससे वो स्विमिंग करता है बैक्टीरिया। फिर इसके अलावा ये एब्सेंट है हमारे सेल में, प्लांट फंजाई और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता फ्लैजिला, लेकिन प्रेजेंट होता है हमारे स्पर्म सेल में, यानी ह्यूमन में जो स्पर्म सेल होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। सही है, जो स्पर्म के हेड वाला टेल वाला पार्ट होता है ना उसमें फ्लैजिला होता है जो नीचे मूव करवा रहा होता है, और वो डाइनिंग प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये प्रोटीन का नाम है। तो ये आ सकता है कि स्पर्म सेल का जो फ्लैजिला है वो किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, डाइनिन से। और जो बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो फ्लैजिला है वो किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फ्लैजिलिन से। सेल ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोकैरियोट है, सारे प्रोकैरियोट, आर्कियो बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो या नॉर्मल बैक्टीरिया हो, वो सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और जो यूकैरियोट होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट का नाम बताओ, जो एक सेल वाला हो उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो, एक सेल वाला हो उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो। मल्टी सेलुलर तो बहुत सारे, एनिमल है, प्लांट है, फंजाई, वो सारे मल्टी सेलुलर है और उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। कोई एक सा यूनिसेलुलर जिसके पास न्यूक्लियस मौजूद हो, ऐसा एक सेल वाला जानदार जिसके पास न्यूक्लियस मौजूद हो। बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है ना, प्रोकैरियोट है। यूकैरियोट बताओ जिसका न्यूक्लियस मौजूद हो। ऊपर हमने, हाँ अमीबा, ऊपर हमने जो 4 एग्जांपल की थी वो सबसे पहले यूनिसेलुलर में 4 थे ना, एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, बाकी सारे यूकैरियोट है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, ये सारे यूनिसेलुलर है। सही, उनके अंदर सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, यूनिसेलुलर, लेकिन है ये क्या, यूकैरियोट, न्यूक्लियस मौजूद है। सेल डिवीजन, प्रोकैरियोट में बाइनरी फ्यूजन के जरिए होती है, एक सेल 2 में टूटेगा जल्दी, और इसमें यूकैरियोट में माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है, क्योंकि स्पर्म सेल बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, प्लांट में भी जब गैमेट्स वगैरह बनते हैं तो मियोसिस वगैरह के जरिए बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी 2 पैरेंट से एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना, प्रोकैरियोट में नहीं होता, बैक्टीरिया में सिंगल पैरेंट ही होता है, जबकि इसमें यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इसमें 2 अलग अलग होते हैं, सही, हमारे अंदर भी होते हैं, प्लांट में भी होता है। साइज, इनका साइज बहुत स्मॉल होगा, 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक, और यूकैरियोट का साइज 10 से स्टार्ट होगा, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होगा। सही, तो ये वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं। तो ये एनिमल सेल प्लांट सेल का कंपैरिजन नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। सही है, ये आगे है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल याद रखना, इसमें कंपैरिजन। 4 चैप्टर मैंने कौन कौन से गए पढ़ के आने आप लोगों ने, सपोर्टेड मूवमेंट पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे,